हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग, यानी हम समष्टि अर्थशास्त्र का डिस्कशन आज करेंगे कक्षा 12वीं की, जिसका पार्ट 1 ये होगा और चैप्टर 6 होगा। वैसे एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में यूनिट वाइज होता है, मनी एंड बैंकिंग को साथ में। लेकिन जो ज़्यादातर बुक पढ़ी जाती है वीके और टीआर जैन, उसमें चैप्टर 6 है, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो सारी चीज़ें वही हैं, और आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो वीके और टीआर जैन पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस बुक में क्या अच्छे से सब कुछ सीक्वेंस में लगा होता है। मैंने भी वही बुक पढ़ी है। खैर एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन उस बुक से मैंने ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती हैं, सीक्वेंस में होती हैं। और इससे जो इसी यूनिट का जो 2nd यूनिट का जो चैप्टर फर्स्ट है, यानी जो मनी है, मनी यानी मुद्रा वाला चैप्टर है, वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पहले जाकर वो चैप्टर देख लें, क्योंकि वो चैप्टर और ये चैप्टर दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है। अगर वो चैप्टर नहीं देखोगे तो हो सकता है इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी क्या आ जाए, समस्या आ जाए। तो वो चैप्टर जाके देख लेना, तो ये चैप्टर क्या है, अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी मैं समझाता हूँ उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। चीज़ें क्या आएंगी, आसानी से आएंगी, क्योंकि जो एक वीडियो जो शूट होती है आधा घंटा 45 मिनट की, जो भी आपकी वीडियो शूट होती है, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने के लिए ऐसे थोड़ी उठ गए और पढ़ाने आ गए। पढ़ाने के लिए पहले पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने से पहले भी थोड़ा क्या करना पड़ता है, रीडिंग मारना पड़ता है, 1-2 रीडिंग, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो तो 1-2 रीडिंग मारना पड़ता है। उसके बाद इसको लिखना पड़ता है। ऑफलाइन में क्या होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो सीधा बोल बोल के और बच्चों को मुंह से लिखवा देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लिखना पड़ता है, इसलिए मेहनत लगता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए, और जो भी देख रहे हैं समझ रहे हैं उसको क्या करिए, अच्छे से नोट करते हुए चलिए। और कोई डाउट होता है तो उसको बताइए, सर ये सारी प्रॉब्लम है, और इसको देख सकते हैं। और पॉलिटिकल के भी आपके 2 चैप्टर अपलोड हो गए हैं 12th क्लास के, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग, क्या नाम है, बैंकिंग। बैंक से आप क्या समझते हैं बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए। बार बार बैंकिंग का जाते होंगे ना, खाता खुलवाने, खाता बंद तो आजकल बहुत कम करवाते हैं, तो बैंक ज़रूर जाते होंगे, उसमें एंट्री करवाने बार बार जाते होंगे, कुछ ना काम पड़े तब भी चले जाते होंगे। तो बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने वित्तीय लेन देन को पूरा करते हैं। या वैसे कोई सर्वसामान्य डेफिनेशन नहीं है बैंक की, हाँ, लेकिन बैंकिंग का मतलब होता है जहाँ पे आर्थिक लेन देन हो, वित्तीय लेना देना, तो वही क्या है, बैंकिंग है। और बैंकिंग में जो मोस्टली प्रोबेबली जो कार्य होता है, यानी बैंक का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है ना, वो बैंक के 2 काम होते हैं सबसे प्रमुख। एक होता है जमा स्वीकारना, क्या होता है, एक जमा स्वीकारना, और दूसरा होता है ऋण देना। तो ये बैंकों के क्या है, प्रमुख कार्य हैं। तो बैंकों के को पूछे प्रमुख कार्य क्या है, तो बैंकों के मोस्टली 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है जमा स्वीकारना, दूसरा ऋण देना। इसका मतलब आप बैंक में क्या जाते हो, बैंक कैसे पैसा कमाता है, बैंक भी अपने घर से थोड़ी पैसा लेके आता है। जो हम लोग जो उपभोक्ता होते हैं, ये जो कस्टमर होते हैं, उसमें क्या करते हैं, बैंक में जाके अपने पैसे को रखते हैं, और बैंक क्या करता है, उसी पैसे को दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, उधार देता है, ऋण देता है, बोरो पे दे देता है। तो उससे क्या होता है कि ये सारे, उससे क्या होता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब उसको ब्याज मिलता है, तो ब्याज वगैरह से वो क्या करता है, बैंकिंग व्यवस्था चलती है। खैर ये तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो ये 2 मेन चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, कि बैंक के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। खैर ये तो आप चलते हैं अपने पहले। ये स्टार का मतलब एक क्वेश्चन है, टॉपिक कह लीजिए, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तो पूछेगा वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन। तो वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन कैसे किया जाता है, तो वाणिज्य बैंकों का मतलब समझिए। वाणिज्य बैंक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉमर्शियल बैंक। क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, जो अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को क्या करते हैं, मुद्रा उधार देते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर ब्याज देते हैं। तो कॉमर्शियल, एक कॉमर्शियल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है, आपने सुना ही होगा। तो वैसे ही
वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक देखते हैं ना आप, HDFC, ICIC, सिडबी, जो भी मतलब बैंक देखते हैं वो कौन से कॉमर्शियल बैंक जो अपने प्रॉफिट के लिए, बहुत सारे सरकारी भी होते हैं जैसे पंजाब बैंक, बहुत सारे, तो देखा जाएगा। खैर हम समझते हैं क्या था, वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन, यानी मुद्रा का सृजन का मतलब क्या है कि वाणिज्य बैंक कैसे मुद्रा को अर्जित करते हैं, मुद्रा को मार्केट में कैसे छोड़ते हैं या मुद्रा कैसे कमाते हैं। तो हमने मोटा मोटी समझा कि सृजन कैसे होता है, जब बैंक क्या करता है, लोग क्या करते हैं, बैंक में लोग क्या करते हैं, पैसों को जमा करवाते हैं, मुद्रा को जमा, तो बैंक क्या करता है, जमा कर लेता है और उसी जमा मुद्रा को क्या कर दे देता है, ऋण पर दे देता है। तो ऋण पर दे देता है तो मुद्रा का सृजन होता है। क्यों? क्योंकि एक को ऋण दिया, दूसरे को फिर उससे इंटरेस्ट मिलता है, फिर उससे इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ऐसे अर्थव्यवस्था में चलता जाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ है, इस पर ज़्यादा फंसना नहीं है, समझना है यहाँ से कि वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन कैसे किया जाता है। पहले एक छोटी सी बात समझिए, क्या है क्रेडिट मनी। वैसे तो सिंपल से समझ जाना, वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन कैसे होता है। वाणिज्य बैंक जनता से धन प्राप्त करता है, क्या करता है, जनता से जो धन प्राप्त करता है उसी ऋण से क्या करता है, सृजन करता है। यानी जनता क्या करती है, बैंकों में पैसों को जमा करती है, मुद्रा को जमा करती है, उसी मुद्रा को बैंक ऋण पर दे देते हैं और इसी ऋण से क्या करते हैं, ब्याज वगैरह कमाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ऋण का सृजन होता है। तो ये सामान्य बात होगी। एक होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए धन, केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए धन। इसका मतलब क्या है, केंद्रीय बैंक ने क्या किया, जनता ने क्या किया, केंद्रीय बैंक सॉरी, बार बार केंद्रीय बैंक आ रहा है, अभी पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली इस चैप्टर का क्या है, जो सार है वो हमें सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना, उसके कार्यों के बारे में, वो कैसे मुद्रा का सृजन करती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। क्या इतना समझना, क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, वाणिज्य बैंक के पास जो लोग पैसा जमा करते हैं, मुद्रा जमा करते हैं, उस मुद्रा को क्या दे देती है, वो ऋण पर दे देती है, यानी ऋण या उधार दे देती है। तो उस उधार से वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, लाभ कमाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी, यानी वाणिज्य बैंक द्वारा बनाए गए धन, यानी जो भी उसने उधार दिया उससे जो क्या है, उसको मुद्रा मिला है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपना पैसा सूद पर लगाते हैं। सूद पर लगाने का मतलब है इंटरेस्ट पर दे देते हैं, किसी को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। पहले महाजन लोग देते थे एंशिएंट टाइम पर, या अंग्रेजों के समय में मॉडर्न टाइम पे। आज भी आजकल भी देखते होंगे बहुत सारे लोग क्या है, सूद देते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ महीनों के लिए पैसा देते हैं और पैसा तो लेते ही है, साथ में उस पर क्या करते हैं, ब्याज भी लेते हैं, मूलधन भी लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से मनी को ज़्यादा बनाते हैं। तो वैसे ही बैंक भी है क्रेडिट मनी, यानी क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, यानी उधार देकर जो उसने मनी कमाई है, क्या है क्रेडिट, यानी उधार देकर जो उसने मनी कमाई है उसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। यानी लेकिन हमें इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखना, ध्यान रखना। सारे सब्जेक्ट एक तरफ, हर सब्जेक्ट की अपनी क्या होती है, भाषाएं होती है, शब्दावली होती है, और इकोनॉमिक्स की भी अपने शब्दावली और अच्छी शब्दावली है इकोनॉमिक्स की। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना, हिस्ट्री पॉलिटिकल वाले शब्द यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो यही शब्द आने चाहिए, तब जाके क्या है, आपको पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो क्रेडिट मनी का मतलब समझ गए होंगे, वाणिज्य बैंक द्वारा बनाए गए धन, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। प्रतिभूतियों की खरीद तथा ऋण प्रदान करने के रूप में, प्रतिभूतियों की ऋण तथा खरीद। प्रतिभूति समझिए क्या है, प्रतिभूति का मतलब होता है, जैसे आपने बॉन्ड वगैरह समझा होगा, जैसे मान लीजिए आपका घर होता है, घर का क्या होता है, पेपर होता है। तो पेपर क्या हुआ, एक तरीके से प्रतिभूति हो गया, उस पेपर को बेच दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। होता है ना, बैंक में जब हाउसिंग लोन के लिए जाते हैं तो हाउसिंग लोन के लिए क्या करता है, बैंक जब उधार देता है या कर्जा देता है तो वो क्या करता है, जो घर के कागजात होते हैं, कागजात ही क्या होगा, एक तरीके से प्रतिभूति। तो उस प्रतिभूति को अपने पास रख लेता है और जब तक आप उसका पूरा कर्जा लौटाते नहीं हैं, ऋण लौटाते नहीं हैं, तब तक वो उस प्रतिभूति यानी उस कागज को आपको नहीं सौंपेगा। तो ये वाणिज्य बैंक क्रेडिट मनी कैसे करती है, प्रतिभूतियों की खरीद तथा ऋण प्रदान करने के रूप में। इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, बस सिंपल से समझना, वाणिज्य बैंक मुद्रा का सृजन कैसे करती है। वाणिज्य बैंक जनता से प्राप्त धनराशि से ऋण का क्या करती है, सृजन करती है। और 1 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, क्रेडिट मनी क्या होता है। तो वाणिज्य बैंक द्वारा जो भी मुद्रा उधार दिया जाता है, उस पर जो धन कमाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। एग्जाम्पल, प्रतिभूतियों की खरीद तथा ऋण प्रदान करने के रूप में। अब हम समझेंगे, हमने पूरा समझ लिया, आज तक हमने समझा था, अभी तक हमने समझ लिया केंद्र बैंक क्या कर रही है, मुद्रा को स्वीकार कर रही है, यानी जनता से जमाएं स्वीकार कर रही है और बदले में और मार्केट में क्या कर रही है, बाजार में
ऋण का क्या कर रही है, सृजन कर रही है, लोगों को ऋण उपलब्ध करा रही है। तो अब हम इसकी पूरा प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या है कि केंद्रीय बैंक जो है वो किस तरीके से मुद्रा का सृजन करता है। जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 12वीं क्लास में अभी हैं तो एक प्रोसेस होगा, आप आए होंगे। जैसे नर्सरी पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हो सकता है आजकल जंप भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये भी होता है 8वीं 9वीं फेल सीधा 10वीं करें, 11वीं फेल सीधा 12वीं करें। तो इसका मतलब क्या, हर चीज़ का क्या होता है, प्रोसेस होता है। लेकिन एक जो कोर चीज़ होती है वो कभी भी बदलेगी नहीं। कभी भी देखना जो 8वीं 9वीं फेल होता है वो 10वीं करे, तो लेकिन कभी ऐसा नहीं लिखा होगा 10वीं 11वीं फेल सीधा 12वीं करे। उसके लिए 10वीं आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और 12वीं के लिए आप 11वीं ना हो लेकिन 12वीं आपको करनी ही पड़ेगी। और बीच में गैप भी दिखाना पड़ता है, इतने साल यानी इसने 11वीं पढ़ा होगा, इतने साल इसने क्या किया होगा, 9वीं 10वीं पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दिखानी पड़ती हैं। तो कुछ कोर चीज़ें होती हैं, वही कोर चीज़ें हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि वाणिज्य बैंक मुद्रा का सृजन कैसे करती है, यानी मुद्रा का सृजन यानी मुद्रा को कैसे क्रिएट करती है। हाउ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स द मनी, यानी कैसे मुद्रा, और उसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट। तो ये समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। पहला है प्राथमिक जमाएं। मैंने इसको ऐसे ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा था ऐसे पॉइंट बनाए जा सकते हैं, मैंने लिख दिया है। प्राथमिक जमाएं, प्राथमिक जमाएं जब मैं पहला कह लीजिए मनी वाला जब चैप्टर पढ़ा रहा था, 5वां चैप्टर, उसमें बताया था मैंने, यहाँ पे भी थोड़ा आ गया। प्राथमिक जमाओं का मतलब क्या है, बैंक लोगों से नगद जमा प्राप्त करते हैं। बैंक लोगों से नगद जमा प्राप्त करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि बैंक जब भी मुद्रा का सृजन करेगा तो बैंक के पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मुद्रा होना चाहिए। तो मुद्रा कहाँ से आएगी, तो मुद्रा कहाँ से आएगी, प्राथमिक जमाओं के रूप में आएगी। और प्राथमिक जमाएं क्या होती हैं, जब बैंक के पास लोग क्या करते हैं, अपनी मुद्रा को जमा करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, जमा। वो भी कौन सी जमा, नगद जमा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक जमा। यानी अब लोगों ने क्या किया, पहला स्टेप ये है कि लोगों ने क्या कर दिया, बैंक में पैसे को जमा कर दिया। दूसरा, उधार और ऋण देना। जानते हो जब बैंक के पास पैसा आ गया तो वो क्या करेगा, मार्केट में पैसे को क्या दे देगा, उधार दे देगा, जिससे उसको क्या मिले, ऋण मिले। तो बैंक अपनी नगद जमाओं का कई गुना उधार देते हैं, कई गुना उधार देते हैं। इसका मतलब क्या है, उधार या ऋण देते हैं, यानी बैंक के पास क्या आ गया, जो भी नगद जमाएं आ गई उसका कई गुना क्या करते हैं, उधार। कई गुना उधार का मतलब ये है, आगे भी ये बात आएगी समझ में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ। उधार तथा ऋण देना, यानी बैंक के पास अब पैसा आ गया, लोगों ने नगद, तो अपनी नगद जमाओं का कई गुना उधार। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति तो जमा नहीं करता होगा। आज के डेट में तो सारे ही जुड़े हुए हैं, जीरो अकाउंट बैलेंस भी जब से आया, तो हाँ, सबका पैसा होना हो बैंक में, अकाउंट सबका होता है। पैसा कहीं से आए ना है, लेकिन बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है सबका। आज के डेट में मोस्टली इवन स्टूडेंट अकाउंट भी होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो बोला होगा कि आप लोग भी क्या कर लीजिए, स्टूडेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। तो स्टूडेंटों का भी आजकल अकाउंट है। तो उधार या ऋण देने का मतलब क्या है कि बैंक के पास जो भी पैसा आया या मुद्रा है उसको उसने क्या दे दिया, उधार कई गुना। यानी बैंक ने क्या किया, जो भी मान लीजिए 100 लोगों ने क्या किया, बैंक पे क्या किया, जमा किया। मान लीजिए 100 लोगों ने 100 रुपये किया, कितना हो गया, 10,000 के करीब हो गया होगा, ठीक है ना। तो जितना भी हो गया उसको देख लेना, ठीक है ना, जितना भी हो गया। तो वो बैंक के पास जो जमा हो गया, सिंपल सा है, बैंक के पास 10,000 राशि आई, 10,000 में से उसने क्या किया, 9,000 बैंक में दे दिया। क्या किया, 9,000 बैंक में नहीं, 9,000 मार्केट में दे दिया। मार्केट में देने का मतलब उसने उधार दे दिया। और 1,000 रुपये अपने पास रखे। 1,000 रुपये अपने पास इसलिए रखे ताकि क्या हो, जब लोग निकालने आए पैसे, होता है ना, बहुत सारे लोग जाते हैं बैंक से, एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जब पैसा निकालने आए तो बैंक के पास क्या हो, थोड़ा पैसा भी हो, ताकि लोगों को क्या है, दे सके। जब हम जाते हैं ना बैंक में, निकाल सकते हैं पैसा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25,000 रुपये क्या है, निकाल सकते हैं। तो उसकी भी अपनी क्या होती है, लिमिट होती है। इन सारे चक्करों में मत पड़ना, समझ में आए तो अच्छा है, वैसे सब समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया, हर चीज़ को समझना है, लेकिन 1-2% चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। और कोई टीचर कहता है सारी चीज़ें समझ के होंगी, तो वो भी नहीं है। हाँ, समझना 98% है, लेकिन 1-2% चीज़ें क्या हैं, रटनी भी पड़ेंगी।
तो प्राथमिक जमाएं क्या हो गई, बैंक लोगों से नगद जमाएं प्राप्त करती है। दूसरा सिंपल सा माइंड में, जब बैंक के पास नगद जमा आ गया तो उसने नगद जमाओं का कई गुना क्या कर दिया, ऋण के रूप में दे दिया, उधार के रूप में दे दिया। दूसरा है द्वितीय जमाएं, सॉरी तीसरा क्या है, द्वितीयक जमा। ये प्राथमिक जमाएं लोगों ने, द्वितीयक जमाओं का क्या मतलब होता है, मुद्रा ऋणियों के खाते में जमा प्रविष्टियों के रूप में होती हैं। इसका मतलब क्या है, ऋणियों का मतलब समझिए यहाँ पर क्या है। ऋणियों का मतलब होता है बोरोवर। क्या होता है, बोरोवर्स। और थोड़ा थोड़ा हर भाषा को जानने का प्रयास कीजिए। जब मैंने तो खैर दोनों भाषाओं में इस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, या मोस्टली सब्जेक्ट को मैंने दोनों भाषाओं में पढ़ा हुआ है। टाइम मिलता नहीं है, नहीं तो कभी मौका मिलेगा तो इंग्लिश में भी लेक्चर अपलोड करने का प्रयास करूँगा। खैर इसी के लिए नहीं मिलता है, खैर वो सब बात की बात है। बोरोवर का मतलब क्या होता है, जो उधार लेता है। मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया तो आप क्या हैं, बोरोवर है। मान लीजिए आपने बैंक से क्या लिया, आप बैंक गए, बोला हमें घर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, उधार चाहिए। आजकल पता ही है लोन कितना ज़्यादा चलता है, कुछ काम ना हो कि लोन हो जाए। इवन ग्लोबलाइजेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि अगर आपके जेब में पैसा ना भी हो तब भी वो क्या कहेगा, आप उधार ले लो, आप बाद में क्या कर देना, चुका देना। खैर कभी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर आएगा तो वहाँ पे समझाऊंगा। तो ऋणी मतलब समझे, जो उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणी बोलते हैं। तो मुद्रा ऋणियों के खाते में जमा होती है। तो आप बैंक के पास गए, आपने बोला बैंक जी या जो भी हो, सर मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उधार चाहिए। तो मुद्रा क्या आपको नगद के रूप में नहीं देगा, वो मुद्रा क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, स्थानांतरण करेगा आपके बैंक में। जो वो मुद्रा आपके बैंक में ट्रांसफ़र करेगा उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीय जमाएं या गौण जमाएं या सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। प्राथमिक जमाएं जो लोग जमा कर रहे हैं बैंकों में नगद के रूप में, और द्वितीयक जमाएं जो बैंक कर रहा है किसके खाते में, ऋणियों के खाते में जमा कर रहा है, ऋणियों के प्रविष्टियों के रूप में होता है गौण जमा। समझ गए होंगे। और ना समझ में आए तो उसमें कमेंट बॉक्स है आपके पास, वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। चेक जारी करना, चेक जारी करने का मतलब क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाऊंगा। चेक जारी करने का मतलब, ऋणी साख यानी ऋण के लिए चेक जारी करता है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में संचालित होती है। इसका मतलब क्या है, पहले द्वितीय जमाओं में हमने क्या समझा, बैंक ने क्या किया, ऋणियों यानी बोरोवर्स के खाते में यानी उधार लेने वाले के खाते में क्या कर दिया, पैसा जमा कर दिया, मुद्रा जमा कर दिया। तो ये जो मुद्रा जमा होता है ना, फिर वो क्या करता है, जो ऋणी होता है यानी जो उधार लेने वाला होता है, वो साख को या ऋण के लिए क्या करता है, चेक जारी करता है। आपने हाउसिंग के लिए लोन लिया, फिर आप क्या करेंगे, चेक डालेंगे। जब आप चेक डालेंगे तो उस चेक से क्या निकल जाएगा, पैसा निकल जाएगा। तो पैसा निकलेगा तो कहाँ है, अल्टीमेट कहाँ पे आ रहा है, मार्केट में ही आ रहा है। पहले लोगों ने बैंक में जमा किया, ठीक है ना, लोगों ने पहले बैंक में जमा किया और बैंक ने उस मुद्रा को उधार दे के मार्केट में डाल दिया, यानी बैंक पे जो पैसा हमने दिया है वही पैसा हमारे पास आ गया। तो क्या कर रहा है, इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है यानी मुद्रा का जो सर्कुलेशन है, लिक्विडिटी है, वो पूरे मार्केट में क्या है, फैला रहता है। तो ज़्यादा इसमें समझना मत, ये प्रोसेस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्टली नहीं भी बनता है, बस एक बार समझना है इसको। कि कभी कोई पूछ ले, मोटी मोटी बातें याद रहे और पेपर में लिखने के लिए है तो लिखना ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, जो ऋणी होता है, जो उसके बैंक में जो क्या है मुद्रा जमा की गई है, उसको क्या करता है, चेक जारी करके निकालता है। और चेक जारी निकालता है तो ये क्या होता है, मुद्रा के रूप में संचालित होता है। मुद्रा कह लीजिए, मुद्रा पूर्ति के रूप में क्या होता है, संचालित होता है। मुद्रा पूर्ति मैंने समझाया भी था, नहीं पता तो इससे पहले वाला जो मनी चैप्टर है उसको जाके देखना, कि एक समय बिंदु पर लोगों के पास प्लस बैंकिंग सेक्टर यानी देश में कुल जो एक स्टॉक होता है, धन की कुल जमा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा पूर्ति बोलते हैं एक समय बिंदु पर। तो इसको जाकर देखना। तो चेक जारी करना, पांचवा हो गया प्राथमिक जमा है प्लस गौण जमा है। क्या होती है, मांग जमा है। क्या है, प्राथमिक जमा है जो लोग जमा करते हैं, गौण जमा है जो बैंक ऋणियों के खाते में, वो क्या कहलाती है, मांग जमा है। वाणिज्य बैंकों में लोगों द्वारा रखी जाती है, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उन पे पैसा आ जाता है, तो जब पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वाणिज्य बैंकों में क्या कर देते हैं, अपने पैसे को जमा करवा देते हैं। क्या करते हैं, अपने पैसे को जमा करवा देते हैं।
तो बस ध्यान रखना, मांग जमाएँ क्या होती हैं, सावधि जमाएँ क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैंने पहले समझा रखी है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। सिंपल सा है, मांग जमाएँ वे जमाएँ होती है जिन्हें किसी भी समय उपभोक्ता के द्वारा निकाला जा सकता है। कुल मांग जमाएँ नगद कोषों से अधिक होती हैं। क्या बोल रहा है? कुल मांग जमाएँ नगद कोषों से क्या होती हैं? अधिक होती हैं। सभी जमाकर्ता नगद जमाओं को एक साथ नहीं निकालते। देखिए कभी भी क्या करता है, जैसे मैंने इधर ही भी समझाया था कि कुल मांग जमाएँ नगद कोषों से कई गुना अधिक होती हैं। किससे? कुल मांग जमाएँ नगद कोषों से कई, यानी इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास कभी भी क्या होता है, बैंक जो होता है ना, बैंक के पास जितना भी पैसा आता है ना, उसका 90% कह लीजिए वो क्या कर देता है, ऋण के रूप में रख देता है, और कुछ पैसा उसको केंद्रीय बैंक के पास भी रखना पड़ता है। ऐसा CRR के रूप में वो समझेंगे जब आएंगे इसी चैप्टर में। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास जो भी पैसा आया, यानी मान लीजिए बैंक के पास 1000 रुपये है, तो उसने क्या किया, 900 रुपये उधार दे दिया, और कितने रखे अपने पास, 100 रुपये। 100 रुपये इसलिए रखे अपने पास ताकि कोई भी उपभोक्ता आए पैसा निकालने के लिए तो उसको पैसा मिल जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे उपभोक्ता आएंगे एक ही साथ, जितनों ने भी अपना पैसा जमा करा है वो एक साथ अपना पैसा निकालेंगे। कभी भी ऐसा करेंगे? कभी ऐसा नहीं होगा। और निकालने आ भी गए, मान लीजिए बाई चांस निकालने आ भी गए, तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि एक उपभोक्ता जो है, जैसे कि अभी लिमिट कितनी है, 20,000 25,000 है। मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये जमा कर रखे हैं तो आप 20 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। इसलिए बैंक को पता है कि एक ही समय पर सारे उपभोक्ता एक साथ पैसे को निकालने हैं, मुद्रा को निकालने नहीं आएंगे। इसलिए जो भी उन पे मांग जमाएँ आती हैं, यानी जो भी नगद, जो भी उन पे पैसा होता है उसका कई गुना वो लोग क्या दे देते हैं, उधार दे देते हैं। तो शब्दों को समझिए, शब्दों का खेल है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर नहीं शब्दों को नहीं समझ पाए तो समझ लिए सब्जेक्ट क्या है, बहुत टफ है। तो सहारा शब्दों का खेल है। तो समझ गए ना, कुल मांग जमाएँ नगद कोषों से कई, यानी इसका मतलब है बहुत सारे जो पैसा होता है वो मार्केट में क्या है, उधार दे दिया जाता है, क्योंकि सभी जमाकर्ता नगद जमाओं को एक साथ कभी भी नहीं निकालेंगे, बैंक को पता होता है। बैंकों को 10% नगद के रूप में रखना पड़ता है। वही मैंने बताया, अगर 1000 रुपये हैं तो 10% क्या करता है, नगद के रूप में रखता है, ताकि क्या हो, अगर कोई पैसा निकालने आए तो उसको क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए ATM में। आजकल तो हालत ख़राब है, कई सारे ATMों में तो खैर पैसा भी नहीं होता है, ATM भी चोरी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं आजकल तो बैंकों को 10% नगद के रूप में रखना पड़ता है, यानी अगर कोई भी उपभोक्ता अपना पैसा निकालने आ रहा है तो बैंक में जाके पैसा निकाल ले, इसलिए थोड़ा बहुत पैसा बैंकों को क्या है, अपने पास रखना पड़ता है। तो निकाली गई राशि मांग जमाओं का केवल 10% होती है, इसलिए बैंकों को नगद कोष के रूप में केवल 10% रखना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये 10% भी क्यों रखना पड़ता है, 1000 रुपये में से 100 रुपये क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पैसा निकालने आए तो उसको पैसा मिल जाए, मुद्रा मिल जाए, वो निराश होकर ना जाए कि मैंने पैसा जमा किया और मुझे ही पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं कि एक बार मैं इसको 1 पॉइंट और रह गया, उसके बाद फिर मैं एक बार फिर से इसको क्या करूँगा, बताऊँगा, तो आपको चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। फिर है सभी मांग जमाएँ, जितनी भी मांग जमाएँ अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का कार्य करती हैं। ये ऐसा ही पॉइंट है, जब मांग जमाएँ होगी, मार्केट में पैसा डालेंगे तो भी तो देश की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, काउंट होगा। तो मुद्रा पूर्ति को समझना जाके, उसमें इसके 3-4 कंपोनेंट भी है, मनी वाले चैप्टर में अच्छे से क्या आ जाएगा वो तब समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना ही बताओ, सभी मांग जमाएँ अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का कार्य करता है। तो वो क्या है, एक देश की अर्थव्यवस्था में रहेगा, एक समय बिंदु पर रहेगा तो मुद्रा पूर्ति का कार्य करेगा। अगर समझोगे यहीं पे समझ में आया तो ध्यान रखना है, सीधा बाउंसर जाएगा। होता है ना जब क्रिकेट खेलते हैं और ज़्यादा क्या हो जाती है, बाउंस हो जाती है, तो नीचे बैठ जाते हैं हम लोग। बैठते हैं कि नहीं बैठते? वैसे ही अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, बाउंसर जाएगी बॉल और आप नीचे बैठ जाओगे और पहले के सारे लेक्चर छोड़ते जाओगे, तो समझ जाना बैठ ही जाओगे या आउट ही हो जाओगे। तो इसलिए कहीं भी पढ़ो, चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे कोचिंग में पढ़ो, चाहे सेल्फ से पढ़ो, हाँ, लेकिन ये सेल्फ से उतनी बेहतरीन से आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। आप पढ़ तो लेंगे, नंबर भी ले आएंगे, लेकिन आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कभी भी खुद से नहीं बनेगी। इसलिए सभी को क्या है, टीचर की आवश्यकता होती है। अगर टीचर ना होता, सब अगर खुद ही पढ़ लेते सारे सब्जेक्ट, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, और खुद से पढ़ रहे हो तो अच्छी चीज़ है, और ये कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है।
वैसे आप कितने ही पैसे वेस्ट कर देते होंगे खाने पीने अगड़मबाजी में, और पढ़ाई में करने से क्या है लोग कतराते हैं। तो मेरा जो किसी ने एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया है, बेस्ट इन दिस वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दी एजुकेशन, यानी एजुकेशन पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो क्या है सबसे अच्छा है। और आपको कोई पैसा भी भरने की ज़रूरत नहीं है, फ्री का आपको लेक्चर मिल रहा है, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो सभी मांग जमाएं अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का क्या करती है, कार्य करती हैं। फिर 9वां है बैंक मुद्रा। क्या है, बैंक मुद्रा। मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करने वाली मांग जमाएं यह बैंक द्वारा सर्जित होती हैं। सिंपल सा पूछ ले, बैंक मुद्रा क्या है, 1 नंबर में टिक मार्क वाले में। तो बैंक मुद्रा से अभिप्राय मुद्रा पूर्ति के रूप में जो भी कार्य करती है, मुद्रा पूर्ति के रूप में जो भी मुद्रा कार्य करती है उसी को क्या बोलते हैं, बैंक मुद्रा। कार्य करने वाली मुद्रा। और यह मांग जमाएं यह बैंक द्वारा सर्जित होती है, यानी ये जो भी है सर्जित का मतलब हमने देखा है कि बैंक कैसे पैसों का सर्जन करती है, कैसे पैसा कमाती है। तो इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, बस सिंपल सा दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है। प्राथमिक जमाएं, ये 8-9 स्टेप हैं, लेकिन सारे स्टेप आपके माइंड में हो जाएंगे, 1-2 बार पढ़ोगे ना तो ईजिली याद हो जाएंगे। प्राथमिक जमा जो लोगों ने नगद के रूप में जमा किया, ऋण बैंक ने क्या किया, उसी ऋण को क्या कर दिया, उधार दे दिया मार्केट में कई गुना। द्वितीय, कैसे उधार दिया, ऋणियों के खाते में चेक के माध्यम से या उनके खाते में क्या कर दिया, जमा कर दिया। और चौथा है चेक जारी करना, जो बैंक ने जमा किया है उसको ऋणियों ने क्या किया, चेक जारी करके क्या कर दिया, निकाला, और वो मुद्रा पूर्ति का कार्य कर रहा है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में संचालित हो रही है। मांग जमाएं बैंकों द्वारा रखी जाती है, यानी कभी भी लोग पैसा निकालने आ जाए तो वो रखना पड़ता है। कुल मांग जमाएं नगद कोषों से अधिक होती है, यानी उधार जो देते हैं वो ज़्यादा देते हैं और नगद कोष क्या करते हैं, कम रखते हैं। और 10% ही रखना पड़ता है, क्योंकि सभी एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे। और सभी मांग जमाएं अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का कार्य करती है। बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करने वाली होती है। और मांग जमाएं ये बैंक द्वारा सर्जित की जाती है। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। फोकस नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और कोई नौटंकी है नहीं, आजकल बहुत सारे टीचर उछल के पढ़ा रहे हैं फेमस होने के लिए। कई सारे महिलाएं भी पढ़ा रही हैं, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा रही है, बिकनी पहन के पढ़ा रही हैं। अगर वही पढ़ाना है तो इसमें क्यों आने का है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, वहाँ पे चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शिक्षा को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो। खैर उन पे ज़्यादा मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। तो ज़्यादा ऐसा मत समझिए टीचर कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा है। बहुत सारे टीचर होते हैं आराम से समझा भी देते हैं, लेकिन ये कोई खेल नहीं है, ये आपका फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ है। इसलिए क्या होती है, थोड़ी सी चीज़ें सीरियस भी होती है, थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है। अगर लगातार पढ़ाते चले गए तो भी क्या होता है, स्टूडेंट के माइंड में उतने ढंग से चीज़ें नहीं। लेकिन हाँ, क्या मजाक का जो लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अभी भी मैं पढ़ाता हूँ लेकिन उतना अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ ऑनलाइन पढ़ाने में। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो अंदर से जो नेचुरलिटी चीज़ें निकलती है उसकी बात अलग होती है। लेकिन जैसे जैसे मेरे को प्रैक्टिस होती जाएगी ना तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम नेचुरल हो जाएंगी। अभी तो कम वीडियो बनाई है, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाऊँगा। कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम की, टाइम कम रहता है तो फिर भी बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप भी क्या करिए, इसका लुत्फ़ उठाइए, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब है केंद्रीय बैंक, ये थोड़ा सा मिट गया है यहाँ पे। क्या है, केंद्रीय बैंक, यानी सेंट्रल बैंक बोलते हैं जिसको। सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक, सिंपल से समझिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये चैप्टर बड़ा है और इस बोर्ड में आ नहीं पा रहा है, 2 4 3 पार्ट आएंगे तो उसमें क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। और सारी चीज़ें इसमें लिखी नहीं जा सकती, इसमें जो मेन चीज़ें हैं सब बुलेट पॉइंट है वही लिखता हूँ। तो इसको क्या करना है, बुलेट पॉइंट लिख रहा हूँ तो आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो पहला क्या है, केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक क्या होता है, एक देश की जो समस्त बैंकिंग गतिविधियों या प्रणाली को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जो उसके सर से ऊपर सर्वोच्च संस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। डेफिनेशन कई हो सकती है, बस सिंपल सा, किसी भी देश की जो सबसे सर्वोच्च बैंकिंग प्रणाली होती है उसी संस्था को क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। जैसे कि आपके बुक में लिखा है, एक देश की समस्त बैंकिंग प्रणालियों का सर्वोच्च बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ये क्या है, भारत का केंद्र बैंक है। जैसे अमेरिका का केंद्र बैंक फेडरल बैंक है, वैसे ही भारत का केंद्र बैंक कौन हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये लिख देना, केंद्र बैंक एक देश की समस्त बैंकिंग प्रणालियों का सर्वोच्च बैंक है। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। ये सब फैक्ट पेपर में पूछेगा तो नहीं, लेकिन हाँ अपने लिए जान सकते हैं। 1935 में हुई थी। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो सर ऑसबर्न स्मिथ थे। बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ थे इसके क्या पहले गवर्नर। रिजर्व बैंक कब बना था, 1935 में बना था क्या, रिजर्व बैंक, ध्यान रखना। तो केंद्र बैंक के कार्य, तो ये लिखने के लिए आएगा ना केंद्र बैंक के कार्य। तो केंद्र बैंक के कार्य लिखने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र बैंक के कार्य लिखने। और ये आता ही आता है, या तो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से पूछेगा या सीधा सीधा पूछेगा केंद्र बैंक के कार्य क्या होते हैं। तो केंद्र बैंक के जब भी कार्य लिखने के लिए आए तो सीधे कार्य स्टार्ट नहीं करोगे, पहले थोड़ा सा बता दोगे केंद्र बैंक होता क्या है, बता दोगे एक देश की जो समस्त बैंकिंग प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र बैंक। जैसे